तो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा वो आइनोट्रोपिक एंड वेज़ोप्रेसर सपोर्ट है। कार्डिक एमरजेंसीज़ को हम कवर कर रहे हैं और वी आर कवरिंग इन अ स्टाइल कि हम जो कंपोनेंट्स अहम हैं और प्रैक्टिकल हैं कि जब आप एक पेशेंट के ऊपर खड़े होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने डायूरेटिक्स को कवर किया कि एक पेशेंट को आपने डायूरेटिक देना है तो वो किस तरह से देना है, आपने किस तरह से देना है, उसमें क्या क्या पिटफॉल्स आते हैं, अगर उसमें कोई ऊंच नीच ऊपर नीचे होता है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है, उस चीज़ को हमने फोकस किया। दूसरा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है कार्डिक पेशेंट का या कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम या इशू से रिलेटेड आता है, वो है कि आपने एक आइनोट्रोपिक सपोर्ट और प्रेशर सपोर्ट ये किसको देनी है, कब देनी है और किस तरह से देनी है। और ये बाज़ औक़ात नहीं आइडिया होता, सपोर्ट गलत चलने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती होती हैं, टाइमली सपोर्ट ना मिलने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ें देखना और कौन सी सपोर्ट देनी है ये कई दफ़ा डिसाइड ठीक से नहीं हो पाता। एक फ़र्ज़ करें पेशेंट को नॉर्पिन चाहिए है और आपने उसको डिब्यूटामिन स्टार्ट कर दिए तो वो एक ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि डिब्यूटामिन वेज़ोडाइलेटर है। फ़र्ज़ करें सेप्टिक शॉक है, आप डिसाइड नहीं कर पाए कि इस पेशेंट को मैं प्रेशर चलाऊँ या आइनोट्रॉप चलाऊँ, तो आपने उसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट चला दी तो उल्टा एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है चीज़, उसका एक इम्पैक्ट मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी पे ज़्यादा हो जाता है कम करने के। तो पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट्स हैं किस किस तरह की, कौन कौन सी ड्रग्स हम कार्डिक सपोर्ट के लिए या आइनोट्रोपिक एंड वेज़ोप्रेसर सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो एपिनेफ्रीन है हमारे पास अवेलेबल, सेकंड नंबर पे नॉर एपिनेफ्रीन अवेलेबल है हमारे पास, तीसरे नंबर पे डोपामीन अवेलेबल है, चौथे नंबर पे डिब्यूटामीन अवेलेबल है, आपको फिनाइलेफ्रीन मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते क्रिटिकल केयर या इमरजेंसी सेटअप में, लेकिन इट्स वन ऑफ द सपोर्ट जो कि इस्तेमाल होती है सम सिचुएशंस, कुछ एक कंडीशंस के अंदर ये हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको जो। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं आपके पास जो ट्रॉली में पड़ी होती है फार्मेसी पे कि आपके पास एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, डोपामीन है, डिब्यूटामीन है, फिनाइलेफ्रीन है। एक पेशेंट आपके पास आता है लो ब्लड प्रेशर के साथ कि उसका बीपी जो है वो इस वक्त 80 सिस्टोलिक आ रहा है, या थोड़ा सा और ड्रामेटिक करें 60 to 80 सिस्टोलिक आ रहा है। नाउ व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे अब इसके साथ हम जो इमरजेंसी में पेशेंट रिसीव किया या आईसीयू में आपके पास एक पेशेंट पड़ा हुआ है, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका बीपी केम बैक 60 to 80 सिस्टोलिक। अब आप खड़े हैं कि इसके साथ अब मैं क्या करूं, क्या दूं, इनमें से क्या दूं या ये दूं या ना दूं। सबसे पहला सवाल हमें देना कि हाँ हो जाता है। तो पहली चीज़ आपने असेस करनी है कि व्हाट्स द अंडरलाइंग काज, उसकी काज क्या है अंडरलाइंग जिसकी वजह से बीपी उसका फॉल किया। ठीक है, तो जो कंडीशंस अब हम इनके अगेंस्ट स्टडी करेंगे अब कि हमने किन किन कंडीशन में क्या क्या देनी है, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक। क्योंकि सपोर्ट का ताल्लुक शॉक के साथ है, अगर आपने सपोर्ट चलानी है तो पेशेंट हैज़ टू बी इन शॉक। एक नॉर्मल बीपी वाले पेशेंट को आपने सपोर्ट नहीं चलानी है कभी भी। इसलिए इसका नाम ही कार्डिक सपोर्ट होता है किसी तरह से। क्यों कार्डिक सपोर्ट कहते हैं इसको, कि या तो पंप खुद, हार्ट खुद इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो एडिक्वेट बीपी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या हार्ट तो पंप ठीक कर रहा है
लेकिन प्रेफरल रेजिस्टेंस इतनी कम हो चुकी है कि वो बीपी मेंटेन नहीं कर पा रही, ठीक है ना। सो जो इक्वेशन है फिजियोलॉजी की वो आपके जहन में होनी चाहिए। द मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय SVR, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो अब मीन आर्टीरियल प्रेशर आप सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? इसको मेंटेन करने के लिए कि ये कम से कम 70 to 80 के दरमियान हो, कम से कम, ठीक है ना। अब या तो कार्डिक आउटपुट ही कम हुआ है फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना, या SVR कम हुआ है तो मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा। ये दो वजूहात ही हो सकती है ना, ठीक है ना, सामने आपके। तो अब एक चीज़ क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक, इसमें हो सकता है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? कार्डियोजेनिक शॉक। ये एक कंडीशन हो सकती है आपके पास। थर्ड कंडीशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। चौथे नंबर पे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ये फैसला करना है आपने कि इन चारों में से कौन सा शॉक है जिसको हमने सपोर्ट चलानी, ठीक है ना। अब ये शॉक हम बाद में पढ़ेंगे, ये कार्डिक एमरजेंसीज में ही आएगा इंशाल्लाह, वी विल कवर इन सम नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन ब्रीफली इसको थोड़ा सा समझ लें कि क्लिनिकल पैरामीटर्स एमरजेंसी में खड़े होकर क्या होने चाहिए जो आप जिससे आप इन चारों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। जिस पेशेंट को सामने मैं देख रहा हूँ, जिसका मुझे नर्स ने ब्लड प्रेशर इस वक्त बताया है कि 60 सिस्टोलिक आ रहा है, तो व्हाट एल्स आई शुड सी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर इट्स हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक और डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इन चारों में से क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या देखने हैं आपने, क्या देखेंगे जिसमें आप ये चार चीज़ें जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दें एक दूसरे से। कोई भी चार जो बड़ी चार चीज़ें हैं वो रख लें। देयर आर 4 थिंग्स जो आपके जहन में होनी चाहिए उस वक़्त जिसके ऊपर आपने ये करना है। नंबर 1 पेरिफ्रीज, इसकी पेरिफ्रीज किस तरह से। नंबर 2 चेस्ट, चेस्ट किस तरह से इसकी। नंबर 3 जेवीपी, जेवीपी किस तरह से है इसका। एंड देन आप वाइटल्स, ब्लड प्रेशर के अलावा आपके जो टेम्परेचर है, पल्स है। If the peripheries are cold and clammy, then it's either hypovolemic shock, cold clammy peripheries होती हैं इसके अंदर, और it's cardiogenic shock, ये cold and clammy होती हैं इसमें, और it's obstructive shock, इसमें भी cold and clammy होती है। ठंडी पड़ी हुई है बिल्कुल ही पेरिफेरीज, ठंडे पसीने आ रहे हैं उसको बिल्कुल, ठीक है। चेस्ट दूसरे नंबर पे, हाँ इसमें पेरिफेरीज वार्म होती है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर जो। तो कम से कम पहली चीज़ देखने से आप ये कर लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव है शॉक, पेरिफेरीज देख के जो है। दूसरे नंबर पे आप चेस्ट आ जाएं, चेस्ट में क्रैप्स हैं या नहीं है उसके। इफ़ देयर आर फाइन क्रैप्स इन द चेस्ट देन इट्स अ कार्डियोजेनिक, ठीक है ना। ये चेस्ट आपकी इसमें वेट होगी, इसमें ड्राई होगी हाइपोवोलेमिक में, डिस्ट्रीब्यूटिव में ड्राई होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव में ड्राई होगी। कार्डियोजेनिक में वेट मिल सकती है पल्मोनरी एडीमा की वजह से आपको। दूसरी चीज़ आपने चेस्ट देखनी है। तो चेस्ट जब आपने देख ली तो अब आपको ये डिफ्रेंशिएट हो गया कि यार ये कार्डियोजेनिक है या नहीं आगे से। तीसरी चीज़ जेवीपी, जेवीपी विल बी नील इन हाइपोवोलेमिक शॉक, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हाई होती है आम तौर पे कार्डियोजेनिक के अंदर, हाई भी हो सकती है नॉर्मल भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी नील होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हाई होती है, डेफिनेटली हाई होती है। अब आ जाते हैं वाइटल्स के ऊपर जो है। हाइपोवोलेमिक में वीक
थ्रेडी पल्स होती है। कार्डियोजेनिक में भी वीक थ्रेडी पल्स होती है। इसमें बाउंडिंग पल्सेस होती हैं, इसमें वीक थ्रेडी पल्स होती है। अब ये सिनेरियो आपके सामने आ गया। एक पेशेंट है जिसकी कूल क्लैमी पेरिफेरीज है, चेस्ट आपने सुनी ड्राई है बिल्कुल, लेकिन जेवीपी आ रही है उसकी, वीक थ्रेडी पल्स है। क्या है इसको? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है ना। दूसरा पेशेंट है जिसकी पेरिफेरीज वार्म है, चेस्ट ड्राई है बिल्कुल, जेवीपी भी नहीं है उसकी, पल्सेस बाउंडिंग आ रही है, ठा 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 आ रही है, लेकिन बीपी उसका 60-70 सिस्टोलिक आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसका। ठीक है ना। देन कूल क्लैमी पेरिफेरीज है उसकी, चेस्ट में क्रैप्ट्स आ रहे हैं उसके, जेवीपी भी रेज है उसकी जो है, बीपी उसका जो है वो 60-70 सिस्टोलिक है, पल्स वीक थ्रेडी है, कार्डियोजेनिक है। ठीक है। पेरिफेरीज कोल क्लैमी है, चेस्ट भी ड्राई है उसकी, जेवीपी भी नहीं है, पल्स भी वीक थ्रेडी है। ये क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक है उसका। सो ऑन बेसिस ऑफ दीज 4 थिंग्स व्हाइल यू आर स्टैंडिंग इन द ER यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ये किस तरह का शॉक है इन चारों में से। चूँकि आपका अगला जो कदम है, आपका अगला जो स्टेप है, उसने डिसाइड करना है कि आप पेशेंट बचा पाएंगे या आपके हाथ से निकल जाएगा पेशेंट जो है। लेट्स से यू कैन नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, आप हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक में फ़र्क नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए? कि ना आपने चेस्ट सुनने की ज़हमत की, ना आपने जेवीपी देखने की ज़हमत की। कोल क्लैमी दोनों के अंदर है पेरिफेरीज, पल्स दोनों की वीक थ्रेडी है। आपने ऑर्डर किया 1 लीटर लिंगर लैक्टेट, 1 लीटर रिंगर लैक्टेट गया तो पेशेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक विल क्या होगा? उसका पंप पहले ही फेलियर में है, चेस्ट में पहले पानी भरा हुआ है, जितना पानी उसकी वेसल्स में है वो पहले ही टॉलरेट नहीं कर पा रहा। आपने 1 लीटर और दे दिया, उसको क्या होगा? मज़ीद पंप फेलियर वर्स होगा, पेशेंट विल माइट डाई, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट में चला जाए बेचारा वो, या उसका फेलियर वर्स हो जाए उसकी वजह से। समझ गए? या आप ठीक से जज नहीं कर पाए, आपको शायद इन्फेक्शन की वजह से उसको कोर्स क्रैप्ट्स आ रहे थे, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में था, आपने उसको सपोर्ट चला दी हाइपोवोलेमिक वाले को, उसको ज़रूरत पानी की थी, पहले ही कंपनसेशन में उसका हार्ट जो है वो तेज़ काम कर रहा है, धड़क रहा है, प्रेफरल रेजिस्टेंस पहले ही आसमान पे पहुंची हुई है, आपने मज़ीद उसको नॉर्पिन चला दी या कोई और सपोर्ट चला दी तो क्या होगा? अगेन कंडीशन जो है वो डिटेरिएट हो जाएगी। सो ये 4 चीज़ें आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। एक पेशेंट आपके पास आया है लो बीपी के साथ, आपके फ़ौरन जहन में चले कि मैंने क्या देखना है? इसकी पेरिफेरीज देखनी है, इसकी जेवीपी देखनी है, इसकी चेस्ट सुननी है, इसकी पल्स देखनी है। सो पेरिफेरीज और पल्स तो साथ ही देख लें कि ठंडे पड़े हुए हैं हाथ उसके बिल्कुल जो है, पल्स आपने देखा वीक थ्रेडी सी आ रही है। ठीक है ना। अब आपके पास इन 3 में से एक ऑप्शन है, या ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, या ये कार्डियोजेनिक है, या ये हाइपोवोलेमिक है। आपने जेवीपी देखी, नहीं मिली, है ही नहीं, बिल्कुल कोलैप्स हुई हुई है मेन्स उसकी जो। ठीक है ना। अब कम से कम ये 2 तो निकल गए, पीछे ये बच गया आपके पास। चेस्ट सुनी वो भी ड्राई है आपकी जो। ठीक है ना। या दूसरी कंडीशन क्या हुई? आपने चेस्ट सुनी, चेस्ट में क्रैप्ट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। अब आपका आइडिया होगा कि ये कार्डियोजेनिक शॉक है। जेवीपी भी आपको थोड़ी सी तेज़ मिल गई, रेज मिल गई जो है। ठीक है ना। या चौथे नंबर पे कूल क्लैमी स्किन है, वीक थ्रेडी पल्स है, लंग्स में कुछ नहीं मिला आपको, लेकिन जेवीपी ऊपर आई हुई है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। ठीक है ना। तो शॉक अभी हमें सपोर्ट कैसे कैसे देनी है उसको डिस्कस करना है आज हमने। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर पहली चीज़ आपने क्या करनी होती है? यू विल स्टार्ट द IV फ्लूइड्स। IV फ्लूइड्स देते हैं आप 2 लीटर कम से कम ओवर 30 मिनट्स, एंड यू विल रीअसेस द BP। 2 लार्ज बोर IV लाइन्स आप मेंटेन करवाते हैं, दोनों तरफ से आप रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल स्लाइन अटैच कर देते हैं, क्रिस्टलाइड अटैच करना है आपने। यू विल गिव 1 to 2 लीटर फ्लूइड एंड रीअसेस द ब्लड प्रेशर इन यंग हेल्दी पर्सन। अगर ओल्ड है, फ्रेजाइल है, मल्टीपल कोमॉर्बिड्स हैं उसको, अब एक कार्डिक पेशेंट भी तो आपके पास डिहाइड्रेशन के साथ आ सकता है ना, उसको 2 लीटर इकट्ठा नहीं चढ़ाना, उसको शॉर्ट बोलसेस देने, हर 300 ml के बाद उसका BP दोबारा देखते जाएं।
ये ना हो कि हाइपोवोलेमिक शॉक में प्रेजेंट करे, अगले घंटे में आप उसको ओवरलोड में बचा के बैठे हो, कि हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट घंटे बाद आपकी मेहनत से कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाए, कि आप एक शॉक से निकालते निकालते दूसरे शॉक में ले गए उसको, जो है ये कम से कम ना हो। तो उसको छोटे छोटे बोलसेस देते जाएं जिसमें कार्डिक रिस्क फैक्टर मौजूद है, ठीक है ना। मतलब वो ओल्ड एज है, डायबिटिक है, स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, प्रीवियस हिस्ट्री है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की, या प्रीवियस नोन केस है CCF का, अब आपके पास आ गया मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग और लूज मोशन के साथ, BP आपने देखा 60 सिस्टोलिक है उसका, चेस्ट ड्राई है, JVP नील है उसकी, कोल क्लैमी स्किन है उसकी, BP 60 सिस्टोलिक आ रहा है, थ्रेडी पल्स आ रही है उसकी। अब है कार्डिक पेशेंट लेकिन अभी हाइपोवोलीमिया में है वो, अभी कार्डियोजेनिक में नहीं है, एहतियातन उसकी ECG दोबारा करवा लें एक दफ़ा, देखें कोई न्यू MI तो नहीं चल रहा, ठीक है ना। हिस्ट्री ले लें साथ, लेकिन उसको फ्लूइड स्टार्ट करें, शॉर्ट बोलसेस दें उसको, 300 ml करके देते जाएं, हर 15-15 मिनट के बाद असेस करते जाएं, जहाँ यूवोलीमिया वो अचीव करे, ठीक है ना, ये थ्रेडी पल्स बेहतर हो जाए, पेरिफ्रीज जो है वो कोल क्लैमी ख़त्म हो जाए, थोड़ी वार्म हो जाए उसकी जो है, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टॉप कर दें फ्लूइड को। कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ ये भी होता है कि दूसरा शॉक भी साथ शुरू हो जाता है, चूँकि हाइपोवोलीमिया हाइपोपरफ्यूजन करवाता है, वो खुद कार्डिक पैथोलॉजी को बढ़ा देता है। तो ये बहुत दफ़ा होता है कि दोनों ही चल रहे होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट हाइपोवोलीमिया होता है। जैसे ही आप पेशेंट को हाइपोवोलीमिया से निकालते हैं, अब आप कहते हैं कि फ्लूइड मैंने दे दिया 1-1.5 लीटर, लेकिन BP नहीं बढ़ा इसका, ब्लड प्रेशर 80-90 ही है, और अब साथ में थोड़े थोड़े चेस्ट में क्रैप्स भी आना शुरू हो गए, हल्के हल्के जो है। अब इसका मतलब क्या है, द पेशेंट इज़ आल्सो इन कार्डियोजेनिक शॉक। वो हाइपोवोलीमिक में भी था और कार्डियोजेनिक में भी था। अब उसको आप फ्लूइड रोक के सपोर्ट पे चले जाएंगे, अब ट्रांजिशन में ले जाएंगे उसको आप, जो ठीक है ना। इस हाइपोवोलीमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक के साथ पेशेंट आया है, यू विल स्टार्ट द सपोर्ट। अभी हम आगे फैसला करें कि हमने क्या चलाना है, प्रेशर चलाना है उसको या इनोट्रॉप चलाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का पेशेंट है, क्या क्या वजूहात होती हैं। न्यूरोजेनिक हो सकता है, ये स्पाइनल शॉक के साथ पेशेंट आ गया आपके पास। कॉमनस का सेप्टिक शॉक हो सकता है, या उसको SIRS हो किसी और वजह से, पैनक्रेटाइटिस, बर्न की वजह से, ठीक है ना, इन वजूहात की बिना पे भी हो सकता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, या सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस SVR जो है वो बहुत कम हुआ है, सॉरी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई है बहुत ज़्यादा। देयर इज़ मैसिव पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन, सिंपैथेटिक टोन ही ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। सेप्सिस की वजह से हो सकता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कटने की वजह से हो सकता है उसका, स्पाइनल ट्रॉमा की वजह से, या कोई और डिस्ट्रीब्यूटिव रीजन बन गई है। पैनक्रेटाइटिस है, उसमें भी मैसिव सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है पेशेंट को। बर्न में भी इसी तरह से हो रहा होता है, मैसिव एंडोथेलियल इंजरी लीडिंग टू सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। तो ये सारी की सारी क्या करवाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक करवाती हैं। हाउ विल यू स्टार्ट, आप शुरू में इसमें फ्लूइड देंगे, 1 to 2 लीटर फ्लूइड देंगे उसको, then you will reassess the patient and then you will add the support. हाँ, एनाफिलेक्टिक शॉक भी इसी में आता है। एनाफिलेक्टिक शॉक इज़ आल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जो वो भी इसी में आता है। उसमें भी स्टार्ट ऐसे ही करना है आपने, यू विल गिव द फ्लूइड, उसके साथ आप एपिनेफ्रीन देते हैं, लेकिन फ्लूइड आपने चढ़ा देना है इनको साथ, ठीक है ना, 2 लार्ज बोर IV लाइन्स सिक्योर करके। जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कोल क्लैमी स्किन, ड्राई है, JVP रेज है एंड वीक थ्रेडी पल्स है उसकी, जो ठीक है ना। क्या 3 कॉमनेस्ट काजेज होती हैं इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की? नीमोथोरक्स, टेंशन नीमोथोरक्स, अकेला नीमोथोरक्स नहीं, टेंशन नीमोथोरक्स ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कराता है। सेकंड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। थर्ड, कार्डिक टेम्पोनॉड। टेम्पोनॉड, टेंशन नीमो एक साइड पे थोड़ा सा रख लें आप। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो चीज़ मिस होती है मोस्ट, जो शॉक के साथ प्रेजेंट करेगी आपके पास सीधा सीधा आके, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास आगे। कार्डिक टेम्पोनॉड वाला भी किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस, इन चीज़ों के साथ आ रहा होता है आपके पास। टेंशन नीमो वाला तो आपके पास आते ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ है, उसकी प्रीडोमिनेंट कंप्लेंट हाँफ रहा होता है, लेट नहीं पा रहा होता। लेकिन इन तीनों का डिफरेंशियल भी आपको इन 4 चीज़ों में मिल जाएगा बड़े आराम से। इन्हीं 4 चीज़ों के अंदर आप फर्दर डिफरेंशियल भी बना लेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का, कि आपका ये 4 चीज़ें मिली हैं आपको,
आपको लग रहा है ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। चेस्ट जब सुनेंगे अगर तो टेंशन नहीं में हुआ, एक साइड पे एयर एंट्री क्या होगी, ख़त्म। आप चेस्ट सुन रहे थे, सुन बेशक क्रेप्ट्स के लिए रहे थे, लेकिन आपको एक साइड पे एयर एंट्री नहीं मिली, आपने फ़ौरन ही परकशन रख के सुनी तो वो रेजोनेंट थी, आपको ये टेंशन नहीं में वो चला गया। आपने साथ ही ट्रेकिया देखिए, ट्रेकिया डेविएटेड था अपोजिट साइड के ऊपर से, ठीक है ना। या आप चेस्ट सुन रहे थे, आपको हार्ट साउंड्स ही नहीं मिली, आपने बहुत रखा कि आपको कोई हार्ट साउंड्स नहीं मिल रहे हैं, मफल्ड हार्ट साउंड्स आ गई, ठीक है ना। जीवीपी रेज है, हार्ट साउंड्स मफल्ड है, बीपी लो है, जैसे बैक स्ट्राइएट टेम्पोनार्ड के अंदर होता है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं मिला आपको, यही सब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ही है और कुछ नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा। हाई सस्पिशन रखेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा ये। अब रेलेवेंट हिस्ट्री ले लें, कोई लेग स्वेलिंग तो नहीं है, आप देख लें फ़ौरन, कोई एक टांग सूजी तो नहीं हुई है, डीवीटी तो नहीं है इस पेशेंट को, इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड तो नहीं है, या प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं आ गई है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट तो नहीं आ गया है, कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री का पेशेंट तो नहीं है, पॉलीट्रामा का, या कोई ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर हुआ हो उसका, या कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई हो उसकी जो है, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ पेशेंट तो नहीं आ गया, कोई लॉन्ग एयर ट्रैवल का केस हो, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है हाइपरकोएगुबिलिटी की उसकी जो है, ठीक है ना। प्रीवियसली नोन केस तो नहीं है वो एमआई का, सीवीए का, जिससे आपको आइडिया हो कि हाइपरकोएगुबल स्टेट हो सकती है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म सोचना है आपने। यहाँ तक क्लियर है, कोई चीज़ जो ना हो क्लियर हुई हो आपको जो। अब आ जाते हैं किस में क्या चलाना है आपने इसमें। अब आप खड़े हैं, नहीं इसका फ्लूइड है पहले, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में पहले फ्लूइड देना है आपने 1 to 2 लीटर। क्यों देना है फ्लूइड आपने, इसमें इम्पेयर क्या चीज़ हुई है, हार्ट तो ठीक है अपनी जगह पे, दिल भी ठीक है, आगे लो कार्डिक आउटपुट की वजह से एसवीआर भी बढ़ा हुआ है उसका, डक्का कहाँ पे लगा हुआ है, फिलिंग के अंदर, कार्डिक फिलिंग नहीं हो पा रही है, या तो आरवी के आगे डक्का है, आगे एम्बुलस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, या इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा हुआ है इतना ज़्यादा, उसकी वजह से फिलिंग नहीं हो रही, या पेरिकार्डियल फ्लूइड इतना पड़ा हुआ है कि वो फिलिंग नहीं करने दे रहा। तो अब क्या करेंगे, अगर आगे थोड़ा सा डक्का है तो पहले कोशिश करेंगे पीछे से प्रेशर बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, तो आप वीनस रिटर्न बढ़ाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, साथ साथ आप काज को ट्रीट करेंगे। तो फ्लूइड देंगे इसमें पहले, फ्लूइड और उसके बाद फिर सपोर्ट। सो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, आपने हाइपोवोलेमिक में भी पहले फ्लूइड देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी पहले फ्लूइड देना है, ऑब्स्ट्रक्टिव में भी पहले फ्लूइड देना है, सिर्फ कार्डियोजेनिक में फ्लूइड नहीं देना आपने, उसमें डायरेक्ट सपोर्ट स्टार्ट करनी है। तो ये बड़ा क्रिटिकल है देखना कि आप ये 4 चीज़ें असेस करने के काबिल हों एमरजेंसी में खड़े हुए। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग द डिटेल्स, बुकिश डिटेल्स या थ्योरेटिकल डिटेल्स के इन चारों के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज क्या हैं या इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं, नहीं, दिस इज़ अ प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच कि आप ये 4 चीज़ें असेस करें, कम से कम आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि चारों में कहाँ पे खड़े हैं आप जो, ठीक है ना। उसके पैरेलल आपकी स्कीम चलती रहे जो हमने शुरू में की थी, हिस्ट्री चलती रहे, डिटेल्ड एग्जामिनेशन चलती रहे, रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन चलाते रहें आप जो, वो एक अपनी अप्रोच रखें साथ। ये 4 आपके रेड फ्लैग्स हैं शॉक के पेशेंट में जिन पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको चेक करने आते हो। अब इन चारों में से सबसे बड़ा स्किल क्या है, पेरिफेरल कोल क्लैमी देखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वीक थ्रेडी पल्स और वार्म बाउंडिंग पल्सेस में देखने में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप एक दफ़ा देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। चेस्ट सुनने में भी चलें आपको इतना डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि फाइन एडिमा वाले क्रेप्ट्स कौन से हैं और कोर्स क्रेप्ट्स कौन से हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा स्किल जेवीपी देखना है, जो कि नहीं देखनी आती है अक्सर औकात में, जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इस पे कमांड थोड़ी सी या इस पे अपनी ग्रिप थोड़ी सी अच्छी करें, ठीक है ना, वीडियोस देखते रहें, हर पेशेंट की जेवीपी लाजमी देखा करें। वैसे अपने एग्जामिनेशन की स्कीम के अंदर रख लें, एक दफ़ा 45 पे करके उसी गर्दन पे आँखें मार देंगे ना एक दफ़ा, जो थोड़ा एक प्रोटोकॉल से लाइट करके उसकी जेवीपी देख लें तसल्ली से एक दफ़ा, थोड़ा सा एब्डोमिनल जुगुलर रिफ्लेक्स करके देख लें, प्रेशर थोड़ा सा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पे दे के, ठीक है ना, आपके स्किल बढ़ेगा, कैरोटिड में और जेवीपी में फ़र्क करना आपको आना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। फिर बाकी मनूवर करें तो फिर आपको डिफरेंशिएट होकर जेवीपी है या नहीं। बाज़ औक़ात शॉक की वजह से पल्सेस बाउंडिंग हुई होती हैं, कैरोटिड इतनी ठा 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 आ रही होती है कि उसको जेवीपी बना देते हैं, वो बेचारा हाइपोवोलीमिया से मर रहा होता है, आप
और उसको सपोर्ट चला कर वो बाकी चीज़ें करके ख़राब कर देते हैं पेशेंट को जो है ना। तो ये नहीं, JVP ये स्किल है एक, ये देखना है आपने, वीडियोस भी देखें इसकी जो है, और पेशेंट्स के ऊपर भी प्रैक्टिस करें बार बार आप इस चीज़ को जो है ना, ताकि इस पर ग्रिप आपकी अच्छी हो। अब आ जाते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जो है। इसमें आपने पहले फ्लूइड देने हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो है, सपोर्ट हमने शुरू करनी है कार्डियोजेनिक शॉक से जो है ना, इसमें आपने देनी होती है। तो ये आपके पास 5 तरह की सपोर्ट्स हैं, एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, डोपामीन है, डिब्यूटामीन है, फेनाइलेफ्रीन है। अब सपोर्ट के अंदर जो है ना, आपने ये 2 चीज़ें हमने लिखी हैं यहाँ पे। सपोर्ट जो होती है वो या तो आइनोट्रॉपिक होती है और या प्रेशर सपोर्ट होती है, ठीक है ना। प्रेशर सपोर्ट जो आपकी SVR इंक्रीज़ करे, आइनोट्रॉपिक सपोर्ट जो आपकी कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करे, ठीक है। आइनोट्रॉप्स कौन से हैं आपके पास? डोपामीन है, लो टू इंटरमीडिएट डोज के अंदर जो डिब्यूटामीन है, टू सम एक्सटेंट एपिनेफ्रीन आपका आइनोट्रॉप भी होता है और प्रेशर भी होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट बीटा 1 बीटा 2 पे भी उतना इतना अल्फा 1 अल्फा 2 के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये भी हम इसको आइनोट्रॉप। प्रेशर जिनका कार्डिक इफेक्ट इतना ज़्यादा ना हो लेकिन वेसल्स के ऊपर इफेक्ट अच्छा हो, मतलब दे एक्ट प्रीडोमिनेटली ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर्स, अल्फा 1 एगोनिस्ट जो होते हैं। नॉर एपिनेफ्रीन आपका प्रेशर है, फेनाइलेफ्रीन तो प्योर अल्फा 1 एगोनिस्ट है ना, तो ये भी वेजोप्रेशर है आपका। ये वो है जो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है। वैसे लेवोसामेंडिन वगैरह भी होते हैं और भी हैं, प्रेसेस भी और आइनोट्रॉप्स भी जो हम दे सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल है। हाँ, ये कर सकते हैं हाई डोज के अंदर, हाई डोज के अंदर, लेकिन कॉमनली जिस डोज में हम इसको यूज़ करते हैं वो हम आइनोट्रॉपिक सपोर्ट में यूज़ कर रहे होते हैं इसको जो। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट जब आपके पास आएगा तो अब आपने इसमें असेस करना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। इन कार्डियोजेनिक शॉक व्हाट यू वांट, हम हार्ट फेलियर पढ़ रहे थे, हमने अप्रोच में पढ़ा कि हम क्या चाह रहे होते हैं। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा होता है, आपका पंप फेल करता है, तो व्हाट वी वांट, हम ये चाह रहे होते हैं कि प्री लोड कम हो, आफ्टर लोड भी कम हो और कंट्रैक्टिलिटी बेहतर हो। ये चाह रहे होते हैं हम इसके अंदर। कंट्रैक्टिलिटी भी हम बेहतर कर रहे होते हैं विद लो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। हालांकि होता नहीं है, सपोर्ट सारी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाती हैं कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाने के साथ साथ जो है, लेकिन ये एम्स होते हैं हमारे। ये 3 चीज़ें हम चाह रहे होते हैं पंप को बचाने के लिए अपने, ठीक है। तो इसमें हम क्या देंगे? कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर द सपोर्ट ऑफ चॉइस इज आइनोट्रॉपिक सपोर्ट, ठीक है ना। अगर प्रेशर दे देंगे आप, नॉर एपिनेफ्रीन चला देंगे या एपिनेफ्रीन चला देंगे या फेनाइलेफ्रीन चला देंगे, तो क्या करेगा? प्री लोड बढ़ाएगा, आफ्टर लोड भी बढ़ा देगा। दोनों से हार्ट पे प्रेशर बिल्टअप होगा, क्या होगा? मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी मज़ीद बढ़ेगी, ठीक है ना। पंप मज़ीद फेलियर में जाएगा आपका जो, ठीक है ना। सो द सपोर्ट ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शॉक इज आइनोट्रॉपिक सपोर्ट। जो कॉमनली यहाँ पे हम डिब्यूटामिन स्टार्ट करते हैं। टू टू 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से। कैलकुलेटर्स आजकल मोबाइल पे होते हैं, सिर्फ पर केजी डोज याद कर लें, बाकी कैलकुलेट आप खुद ही कर लीजिएगा उसका वेट डाल के जो, ठीक है ना।
So support of choice is inotropic support, that is dobutamine at 2 to 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे मुसीबत है थोड़ी सी डोब्यूटामीन के साथ। डोब्यूटामीन इज़ आयनोडायलेटर। ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, बीटा 2 पे एक्ट करता है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करता है, SVR कम करता है, ठीक है। तो ये हार्ट के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर बाज़ औक़ात इसकी वजह से बीपी फॉल कर जाता है आगे चल के। फ़र्ज़ करें पंप बहुत वीक है आपका, ठीक है ना, या उस वक़्त अक्यूट MI हुआ, हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम है, इस तरह से भी आपने डोब्यूटामीन चलाया, कंट्रैक्टिलिटी तो उतनी नहीं बढ़ सकी, लेकिन लो कार्डिक आउटपुट की वजह से जो SVR बढ़ा हुआ था कंपनसेशन में वो भी कम हो गया, तो ब्लड प्रेशर बजाय बढ़ने के फॉल कर जाता है। अब इससे क्या होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन कम होती है आपकी, रीनल परफ्यूजन कम होती है, तो रीनल इंजरी बढ़ती है, सेरेब्रल इंजरी बढ़ती है, ठीक है ना, बाकी ऑर्गन सिस्टम मुतासर होते हैं। सो नाउ व्हाट वी डू कि अगर तो कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट का बीपी 70 सिस्टोलिक से कम है तो हम पहले क्या शुरू करते हैं, लो डोज प्रेशर शुरू करते हैं, वेजोप्रेशर। और वेजोप्रेशर ऑफ चॉइस अब जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन है। पहले डोपामीन हम देते थे, लेकिन डोपामीन का मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं, सो नॉरएड्रेनालिन शुरू करते हैं लो डोज के ऊपर, ठीक है ना, 0.1 to 1 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट पे। जैसे ही पेशेंट का बीपी जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर 90 सिस्टोलिक तक आता है, वी स्टार्ट डोब्यूटामीन, हम डोब्यूटामीन स्टार्ट कर देते हैं साथ 2 to 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट पे। Once the patient blood pressure remains stable between 90 to 100 millimeters of mercury, फिर हम नॉरपिन कम करना शुरू कर देते हैं वहाँ से। फिर आप स्लोली ग्रेजुअली नॉरपिन को निकाल लेते हैं, साथ चलती नहीं। पहले आपने नॉरपिन शुरू की ना, 70 सिस्टोलिक से हाफ आवर 1 आवर के बाद ब्लड प्रेशर आपका आ गया 90 सिस्टोलिक के ऊपर, आपने डोब्यूटामीन स्टार्ट कर दी साथ जो, ठीक है ना, विद बोथ सपोर्ट ब्लड प्रेशर स्टेबल एट रिमेन स्टेबल एट 90 to 100 सिस्टोलिक। इन दोनों पे जब स्टेबल हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, टेपर ऑफ, नॉरपिन टेपर ऑफ करेंगे, ठीक है ना। चूँकि नॉरपिन वेजोप्रेशर है, वेजोप्रेशर का नेगेटिव इफेक्ट है हार्ट के ऊपर, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो हम पहले प्रेशर निकालना शुरू करेंगे, ठीक है ना। वी ग्रेजुअली टेपर ऑफ नॉरपिन, या इतनी कम से कम डोज पे लेंगे जिसपे बीपी आपका 90 to 100 सिस्टोलिक पे मेंटेन रहे। मीनवाइल यू एलिमिनेट द अंडरलाइंग काज, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट गया है, उसको MI हुआ सवेर, आपने PCI कर दी, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कर दी, पेशेंट निकल आया उस चीज़ से, ठीक है ना। या कोई इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में गया था, प्रेसिपिटेट हुआ था, वो ठीक कर दिया। फास्ट AFib की वजह से गया था, आपने रेट कंट्रोल कर लिया उसका जो है, ठीक हो गया पेशेंट आपका मीनवाइल जो है, ठीक है ना। या ड्रग एंड डाइटरी नॉन कंप्लायंस की वजह से गया था, विद पैसेज ऑफ टाइम पेशेंट निकल आया उससे विद गुड कंप्लायंस जो है, तो आपने निकाल लिया इसको, अंडरलाइन काज ट्रीट कर दिया आपने जो है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, ठीक है ना। अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, हार्ट इज़ फाइन, ठीक है ना। अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, एक ऐसा पेशेंट है जो आपके पास यूरोसेप्सिस के साथ आया, बाकी ठीक है, कोई कोमॉर्बिड नहीं है, अभी चला गया सेप्टिक शॉक के अंदर, अब आपके पास आ गया यहाँ पे एक पेशेंट हमारे पास फीमेल साइड पे है नीचे, जो कि सेप्टिसीमिया लीडिंग टू सेप्टिक शॉक के साथ आई है हमारे पास। वो स्टार्ट विद द फ्लूइड, हमने फ्लूइड से स्टार्ट किया, अगेन 1 to 2 लीटर फ्लूइड दें उसको, ठीक है ना, और साथ उसका ब्लड प्रेशर असेस करते जाएं आप जो है। सेप्टिक शॉक के अंदर गोल्डन आवर होता है, पहले 60 मिनट के अंदर आपने सैंपल्स ड्रॉ करके एंटीबायोटिक देना होता है, जो स्टार्टेड द एम्पेरिकल एंटीबायोटिक। इस शॉक्स में पढ़ेंगे जब हम शॉक पे जाएंगे, लेकिन अभी एहतियातन ये अहम चीज़ है, ये सुन लें आप जो। गिव द फर्स्ट डोज ऑफ एम्पेरिकल एंटीबायोटिक, आपने वो दी, आपने रीअसेस किया 1 घंटे के बाद, 2 लीटर फ्लूइड देने के बाद अगेन
ब्लड प्रेशर उसका 60, 70 या 70, 80 सिस्टोलिक है। आपने दोबारा फ्लूइड का बोलस दिया, नाउ यू विल स्टार्ट द सपोर्ट। अब उसके साथ प्रेशर सपोर्ट ऐड करेंगे उसको, ठीक है ना। तो प्रेशर सपोर्ट ऑफ चॉइस कौन सी होती है इसमें? वेजोप्रेसर, प्रेशर देना है आपने, नॉर एड्रेनालिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या है? नॉर एड्रेनालिन। अगेन 0.1 to 1 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। इसको बढ़ा भी सकते हैं, सेप्टिक शॉक में नॉर एड्रेनालिन की डोज ज़्यादा होती है, ठीक है ना। 5 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट से भी दे सकते हैं आप इसको एक बार, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ समझ लें, सवेयर सेप्टिसीमिया जो है जिसमें आमतौर पर मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट चल रही होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी हो जाती है, एड्रीनल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं आपके। अब उसमें क्या होता है फिर कि आप ये देखते हैं कि मैं सपोर्ट भी दे रहा हूँ, फ्लूइड भी चल रहा है उसको, और सपोर्ट मुझे बढ़ानी पड़ रही है 0.1 से शुरू की 1, 2, 3, 4 पे आ गया हूँ। ब्लड प्रेशर का पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो स्टिल उतना ही है, 80, 85 पे आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट थिंग यू विल ऐड, और जो आपके जहन में आनी चाहिए वो क्या है? एड्रीनल इनसफिशिएंसी। आप क्या ऐड करेंगे उसके बाद उसमें? स्टीरॉइड, यू विल ऐड स्टीरॉइड्स। $100 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टैट में देंगे, 50 मिलीग्राम IV 6 आवर्ली ऐड कर देंगे आप उसको, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का पेशेंट। न्यूरोजेनिक स्पाइनल ट्रॉमा के बाद पेशेंट आ गया, यही प्रोटोकॉल है जो हमारे पास पेशेंट रह गया था। वी फॉलोड द सेम प्रोटोकॉल, फ्लूइड के साथ उसको हमने नॉर एड्रेनालिन स्टार्ट की थी। द पेशेंट केम आउट ऑफ द सेप्टिक शॉक और लेटर ऑन फिर फ्लूइड पे मेंटेन करते रहे थे। हमारे पास 1 महीना रह गया ऊपर पेशेंट जो जाहिर से। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी सपोर्ट से क्या चाह रहे हैं हम? दिल तो ठीक है अपनी जगह पे, पंप इज़ फाइन, दिल के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो गया है, या इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ गया है, या RV के आगे डक्का आ गया, यही हुआ है ना। LV का फीलिंग नहीं हो रहा बिल्कुल भी जो। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी आप किसी ना किसी तरह से वो देंगे जो वीनस रिटर्न बढ़ाए, ठीक है ना, और फीलिंग बेहतर हो सके हार्ट की। तो इसमें भी सपोर्ट ऑफ द चॉइस कौन सी होती है? नॉर एड्रेनालिन होती है। मीनवाइल यू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। आप अंडरलाइंग काज को ट्रीट करेंगे इसका। यहाँ तक कोई 6 आवर्ली देना है। यहाँ तक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? आप कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो सपोर्ट देने के लिए सबसे बड़ा जो आप ये कह लें कि क्रिटिकल की पॉइंट है वो ये है कि आपने फिट कहाँ पे किया है अपने शॉक को। अगर तो गलत फिट कर बैठे हैं फिर सारी चीज़ ही गलत चलेगी आपकी। सो अगर स्टार्ट में डायग्नोसिस ठीक कर लिया है आपने तो देन यू विल गो ऑन द राइट पाथवे, फिर आप ठीक चलते रहेंगे आप जो, ठीक है। टाइप 1 मोस्ट कॉमनली टाइप 1 हेपेटोरेनल सिंड्रोम जो है ना, तो इसमें शॉक से निकालने के लिए आपको 2 से 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है टाइप 1 हाइपोरेनल सिंड्रोम के अंदर जो है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लैंक्निक वेज़ोडाइलेटेशन हो जाती है, विच इन टर्न रिड्यूस्ड परफ्यूजन ऑफ द किडनीज, ठीक है। रीनल परफ्यूजन किडनीज की कम होती है, उससे फिर प्रीनेल इंजरी शुरू होती है, प्रीनेल एजोटीमिया शुरू होता है। किडनी स्ट्रक्चरली नॉर्मल होती है लेकिन पुअर परफ्यूजन की वजह से ड्यू टू स्प्लैंक्निक वेज़ोडाइलेटेशन ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है ना, पेशेंट वेंट इनटू टाइप 1 हेपेटोरेनल सिंड्रोम। अब हमारा इसमें एम क्या होता है? इसमें हमारा एम होता है पहले नंबर पे कि हम कोलाइड प्रेशर बढ़ा दें, दूसरे नंबर पे चूँकि पोर्टल हाइपरटेंशन कम कर दें, ठीक है ना, और रीनल परफ्यूजन बेहतर कर दें,
थोड़ी सी। These are three components which we want to get the patient out of hepatorenal syndrome. पहली चीज़ वो attempt to decrease the portal pressure. You try to increase the colloid osmotic pressure. You try to increase the renal perfusion. इसलिए इसके इलाज के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। आप टर्लीप्रेसन देते हैं, (1 to 2 milligram 6 hourly प्लस 7 एल्ब्यूमिन देते हैं आप इसमें। इसके साथ आप नॉरएड्रेनालिन देते हैं। If BP is less than 90 systolic. यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक पेशेंट आपके पास आता है लो ब्लड प्रेशर के साथ, DCLD का नोन केस है, आपने RFTs करवाए, वो रेंज आ गया 2.5 टाइम्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, उसका यूरिन आउटपुट कम आ गया पेशेंट का, कोई UTI नहीं है उसको और कोई नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट नहीं ले रहा अभी, और अल्ट्रासाउंड के UV के ऊपर किडनी में कोई रीनल पैरेन्काइमल चेंजेस भी नहीं है, किडनीज आर स्ट्रक्चरली फाइन, आपने बनाया कि हेपेटोरेनल सिंड्रोम, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप पहले पोर्टल हाइपरटेंशन कम करेंगे, उसको टर्ली ऐड कर देंगे, ठीक है ना। साथ आप कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए एल्ब्यूमिन देंगे उस पेशेंट को, ठीक है ना। उसके साथ पोर्टल रीनल परफ्यूजन बढ़ाने के लिए नॉरएड्रेनालिन स्टार्ट करवा देंगे साथ में, ठीक है ना। ये 3 कंपोनेंट होते हैं इस चीज़ के, ठीक है। ये बहुत आते हैं हमारे पास, काफ़ी पेशेंट आते हैं, चूँकि ये हमारा एरिया जो है यहाँ पे हेपेटाइटिस C, B प्रेवलेंट है और हेपेटोरेनल सिंड्रोम भी ज़्यादा है प्रेडोमिनेटली यहाँ पे। हाँ वही सेम डोज के साथ देना है।